वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो यूपी पीसीएस 2024 का प्री एग्ज़ाम जो कि पोस्टपोन हो चुका है, जुलाई में होगा। ठीक इसी के आसपास आरओ 2023 का जो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होना है, पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हुआ और अभी फिर से होना है। तो इन दोनों के एग्ज़ाम लगभग आसपास में जाने वाले हैं और इसके लिए मैं आपसे पूछी थी, मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि अब किस वे में आप लोग क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो पूरा वीडियो पहले ध्यान से देखिए, समझिए क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी। तो उसके लिए पहले आज मैं डे वाइज जो सीरीज़ चल रही थी उसके लिए बात करूँगी, क्योंकि दोपहर 1 बजे वाली क्लास में हम लोग जीएस सेक्शन कवर कर रहे थे। वो चाहे यूपी पीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एपीएस भी आपने दिया, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला था, इन सभी को टारगेट करके हम लोग ये क्लास कर रहे थे। शाम वाली क्लास का अलग से शेड्यूल बताऊंगी। अभी दोपहर वाली क्लास कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मैं क्लियर कर दे रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए आप लोगों के और उसी के हिसाब से मैंने सभी का समझ के कि सब लोग की क्या क्या इच्छा है, क्या कैसे पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैंने ये प्लान रेडी किया है। तो सबसे पहले सब प्रॉब्लम सबको ये थी कि सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए, जो कि डे वाइज सीरीज़ में है। तो इस बार जो क्लास स्टार्ट हो रही है जीएस की, फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन ये आप लोग के लिए रिवीजन है, आप लोग को सिलेबस पता है, आप लोगों को एग्ज़ाम का पैटर्न पता है, क्योंकि आप लोग एक बार एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुके हो और अभी दिया है, बहुत टाइम नहीं हुआ है। तो इतना तो आप लोग प्रिपेयर करके बैठे ही होंगे जो भी दोबारा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इतना समय उस पर वेस्ट नहीं करेंगे कि अब मैं फिर से आपको सिलेबस बताऊँ, फिर से एग्ज़ाम पैटर्न बताऊँ, तो वो आप ही का समय बर्बाद होगा और वो करने का कोई मतलब नहीं। ऑलरेडी वीडियोज़ पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको फॉलो करेंगे, आपको पता चल जाएगा। इतनी बात होगी पिछले की। अब कैसे स्टार्ट कर रहे हैं वो समझिए। तो दोपहर वाली जो 1 बजे वाली क्लास है, टाइम वही रहेगा, क्लासेस भी वैसे ही आएंगी, लेकिन अब मैं सब्जेक्ट वाइज कंटेंट शुरू कर रही हूँ। वो आप चाहे आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप पीसीएस प्री वाला एग्ज़ाम देने जा रहे हो। कुछ लोग मेंस के लिए भी बोल रहे हैं, उसके लिए मैं अलग से समझाऊंगी। पर अभी यहाँ पे सिर्फ आप प्री को टारगेट करते हुए जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस कीजिए कि आरओ 2023 वाला एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम होगा और ये प्री वाला पीसीएस के लिए, जो ये दोनों एग्ज़ाम को अगर हम लोग मिला करके पढ़ना चाहें, देखिए पास में ही एग्ज़ाम एक साथ ही हैं। जो पीसीएस दे रहे हैं वो आरओ का भी दे रहे हैं, अलग से नहीं होंगे। सब लोग आप लोग दोनों ही एग्ज़ाम के, लगभग बच्चे दोनों एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, इस क्लास को आप लोग सब्जेक्ट वाइज फॉलो करेंगे। आज से मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर रही हूँ, तो पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करके फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। जो कि आपकी प्रॉब्लम थी कि मैम आपने टॉपिक वाइज मैंने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो पढ़ा रखे हैं, वो पिछली बार कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करेंगे कि अगर मैंने आज ज्योग्राफी उठाई है तो ज्योग्राफी पहले पूरी पढ़ाऊँगी, फिर हम लोग हिस्ट्री पे आएंगे, हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होगी, फिर हिस्ट्री के बाद एक एक सब्जेक्ट करके कंप्लीट करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग और सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, ये मैं कंप्लीट करा रही हूँ, ऑलरेडी मैंने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराए हुए हैं। तो आप लोग की पैरेलल प्रिपरेशन चलेगी, दोनों आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी है कि आपको तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप मेरे साथ 2 सब्जेक्ट लेकर के चल सकते हो कि जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ तो आप ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट या फिर यूपी जी के जो भी छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पढ़ते चलिए, साथ में पढ़ाया हुआ है मैंने, प्लेलिस्ट से आप लोग रिवाइज करेंगे। ये है आपकी तैयारी। तो एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट कोशिश करूँगी 2 से 3 महीने अभी आपके पास, मैं तो मान के चल रही हूँ कि जुलाई तक एग्ज़ाम जा रहा है, मे बी आरओ का पहले हो जाए। तो 60 डेज़ में आप लोग को पूरा जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है जीएस के, वो कवर कर लेने हैं। फिर उसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरा टारगेट यही है। अब शाम वाली क्लास में क्या करेंगे, वो प्रैक्टिस के लिए होगी, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। क्योंकि कंटेंट सभी लोग रेडी कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन के लिए रात को 9 बजे वाली क्लास आती है, उसके लिए हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि वहाँ पर मैं कैसे कराने वाली हूँ। अभी मैंने क्लियर कर दिया कि दोपहर 1 बजे वाली क्लास कैसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कैसे आप अपने सिलेबस को कवर करोगे। अब इसमें बिल्कुल भी परेशानी हो ना, मैं सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। टाइम निकाल के ही मैं करंट अफेयर भी कोशिश करूँगी कंप्लीट करा दूँ, जो भी इम्पॉर्टेंट है,
तो आपको क्या करना है, मेरे साथ सारे सब्जेक्ट अब कवर करने हैं। और बेफिक्र रहिए, अगर आप डेली की डेली क्लास कर रहे हो ना, तो आप देखोगे एग्ज़ाम तक आप काफ़ी सिलेबस कवर करके आ जाते हो। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, क्लास छोड़ने लगेंगे, तो नहीं हो पाता। फिर एकदम से पूरी प्लेलिस्ट आप लोग नहीं याद कर पाते। रोज़ का रोज़ जो टारगेट मिल रहा है, जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो रोज़ का रोज़ प्रिपेयर करना है। ठीक, इतनी बात होगी आपके प्रिपरेशन के लिए, बताना ज़रूरी था। मैं रोज़ ऐसे बातें नहीं करती हूँ, ना मैं आपका टाइम वेस्ट करती हूँ, लेकिन ये आप ही के लिए है कि ये समय जो आप दे रहे हैं समझने के लिए, इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन कर पाओगे। बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेती हूँ मैं, बस उतना ही वक्त लिया जाता है जितना ज़रूरी है। और अभी क्योंकि आप लोग फिर से अपने सिलेबस को तैयार करने के लिए आगे आए हैं और आप लोग मुझे लगातार कमेंट कर रहे हैं, सभी के मैंने कमेंट देखे हुए हैं। मे बी आज या कल में मैं लाइव सेशन कर लूँगी, कम्युनिटी टैब पे मैं डाल दूँगी कब मैं लाइव आ रही हूँ, तब फिर बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी ये वाली क्लास ऐसे मैंने फिर से शुरू की है, डे वाइज सीरीज़ ही है ये, पर अब फिर से स्टार्ट हो रही है, तो डे 1, 2, 3 करके मैं फिर से डालूँगी। ठीक है, तो ये आगे से फिर से स्टार्ट कर दे रही हूँ, या जो भी है इसी प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे, जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो ढूंढने में। आगे ही इसी जो सीरियल चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, पर अब जो आप पढ़ेंगे नए सिरे से पढ़ेंगे एक एक सब्जेक्ट। चलिए, अब बहुत देर बातें हो गई, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ये दोपहर वाली क्लास है, पूरा आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न। जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी आप लोग समझते जाओगे। इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम नहीं करना, मैं दोनों लैंग्वेज में करा दूँगी। ठीक है, शाम वाली क्लास के लिए शाम में डिस्कस कर लेंगे। तो आज मैंने स्टार्ट की इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखें, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी समझने जा रहे हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको मैं समझाऊंगी, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको हेल्प करने वाला है और इंडियन ज्योग्राफी में। उसको कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब इंडियन ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी समझाने से पहले मैं आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाऊंगी, अर्थात लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं आकार जो है भारत का, जो स्थिति है वो समझाऊंगी, तब आसानी से समझ में आएगा। और इस बार पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना है। देखिए, अभी समय भी है आपके पास। तो ये है ग्लोब। ग्लोब पे सबसे पहले मैं अक्षांश या फिर लैटीट्यूड समझाने जा रही हूँ। तो ये ग्लोब है, समझ में आया? ठीक है, आपने एक बॉल देखी है, उस बॉल को क्या करना है, आपको बीच से ही कट करते हुए अगर आप देखेंगे तो जब एक सीधी लाइन बीचों बीच में जाएगी तो क्या करेगी, इस बॉल को 2 बराबर भाग में बांट देगी। ठीक है, अब देखिए दिशाएं पहले समझिए। ये हो गया उत्तर नॉर्थ, ये हो गया दक्षिण जिसको हम लोग साउथ बोलते हैं। ठीक, ये है पूर्व ईस्ट, और ये हो गया पश्चिम जिसे बोलते हैं वेस्ट। इतनी दिशाएं पता चल गई। जब किसी गोले को काटोगे तो एक ऊपरी भाग होगा, एक निचला भाग होगा। तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर या फिर उत्तरी गोलार्ध। ठीक, नीचे वाला कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध या फिर सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ तक अब क्लियर हो गया या नहीं? इतना हो गया ना। इस वाली को हम 0 बोलेंगे, 0 डिग्री, जहाँ से हमने कट किया है ना उसको 0 डिग्री बोलेंगे। इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। और भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को जो बीचों बीच से काटे तो भू के मध्य से जाने वाली जो रेखा है वो भूमध्य रेखा कहलाएगी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, अब देखेंगे इसका जो सेंटर है इस बॉल का, काटा नहीं है बॉल, ये एक इमेजिनरी लाइन है ग्लोब पर जो हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए ड्रॉ की है, ना कि ग्लोब पर या पृथ्वी पर ऐसी लाइंस होती हैं। ऐसी कोई रेखा नहीं, काल्पनिक रेखा है जिससे हम समय ज्ञात कर सकें, डिस्टेंस ज्ञात कर सकें। ये सारी चीज़ों के लिए हमने बनाया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर जो बीच में सेंटर है, इससे हर एक डिग्री पर जो एंगल बनेगा उसको मिलाने वाली जो रेखा है उससे समानांतर, जो 0 डिग्री से समानांतर रेखा खींचेंगे, इसको बोलते हैं अक्षांश या फिर लैटीट्यूड। तो मान लीजिए ये 1 डिग्री है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर ऊपर बढ़ेंगे 2। ऐसे करते करते किसी गोले को 20 से काटो और फिर देखो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ये ऐसे 90 डिग्री का बनना है ना। तो ऐसे ऐसे करते हुए आप जाते जाओगे तो यहाँ पे एक और मेन रेखा आपको याद रखनी है। कलर चेंज कर रही हूँ जिससे आसानी से समझ में आए। 23.5, ये नॉर्थ में है इसलिए नॉर्थ लगा देंगे। इसी तरह एक नीचे भी इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये 23.5 डिग्री साउथ। तो ये दोनों रेखाएं भी आपने देख ली। फिर इसके बाद एक और कलर मैं लेती हूँ, इसके ऊपर आप जाएंगे तो 66.5 डिग्री वाली, 66.5 डिग्री, ये याद रखनी है।
नॉर्थ और साउथ वाली दोनों। इतना देख लिया ना। अब देखो हर एक डिग्री पे खींचते हुए जा रहे हैं लाइन, तो ऊपर तक आएंगे तो यहाँ पे 90 तक 90 अक्षांश रेखाएं बनेंगी ऊपर और 90 अक्षांश रेखाएं बनेंगी नीचे। तो ये जो 90 अक्षांश रेखा जो बन रही है, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते सिर्फ पॉइंट बचते हैं, बिंदु बचते हैं, कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बिंदु दिख रहा है, तो ये हो जाता है नॉर्थ पोल या फिर उत्तरी ध्रुव, ये हो जाता है साउथ पोल या फिर दक्षिणी ध्रुव। ठीक, इतना समझ में आ गया। टोटल ऊपर कितनी रेखाएं बनी? 90। नीचे कितनी बनी? 90। और एक बीच में 0 डिग्री वाली मिला लिया, एक कितनी हो गई? 181। ये कितनी है? ये अक्षांश हैं। कितने हैं? 181 अक्षांश हैं। किस पर? पृथ्वी पर। लैटिट्यूड कितने? 181। रख लीजिए मेरे साथ, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब क्या होगा, मैंने क्या बोला, लास्ट में 2 बिंदु ही बचते हैं। अब इन बिंदु को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इनको अगर माइनस कर दें, सिर्फ रेखाएं पूछी जाएं कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो बस ये पॉइंट हटा देंगे। ये दोनों जब माइनस कर देंगे 2, तो कितना बचेगा? 179 बचेंगी। कितनी हो जाएंगी टोटल? 179 लैटिट्यूडनल लाइंस हैं या फिर लैटिट्यूड्स हैं पृथ्वी पर या ग्लोब पर जो बनाई गई हैं, और ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये आपको अक्षांश रेखाओं का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 36 रेखाएं हैं। अब इनके बीच की जो दूरी होती है वो बिल्कुल समान होती है, ये भी क्लियर रखिए। कितनी दूरी होती है? लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अब इसमें जो मैंने ये 23.5 डिग्री नॉर्थ बनवाया और 23.5 डिग्री साउथ बनाया और 23.5 डिग्री साउथ बनाया, ये जो नॉर्थ वाली है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक, और ये जो 23.5 डिग्री साउथ है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये देखिए ऊपर वाला हो जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आर्कटिक वृत्त है या आर्कटिक सर्किल है, और जो ये नीचे वाला है 66.5 डिग्री साउथ वाला, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। तो अंटार्कटिक बड़ा है, भारी है, नीचे आ गया, हल्का आर्कटिक होगा, ऊपर चला गया। बस याद करने का तरीका है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बताया। तो अक्षांश रेखाओं का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब मैं अक्षांश रेखाएं पढ़ाने जा रही हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप कॉपी पे ड्रॉ कीजिए, बना लीजिए, फिर कभी नहीं भूलेगा। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो काल्पनिक रेखा है। यह अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है और इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। अब देखिए पृथ्वी का एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि यह पृथ्वी, अभी मैंने जो समझाया था वो सीधे अक्ष पे बताया, लेकिन पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। ठीक है, तो ये अपने अक्ष पे ऐसे झुकी हुई है। अब जो सारी रेखाएं मैंने बनाई वो आप कैसे मान लेंगे? जैसे मैंने बताया था, तो ये इसका सेंटर है और ये रेखाएं आपको यूं दिखेंगी। अब समझ में आया? तो ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है और किस भांति ये मूव करेगी? तो ये सुई है, ये एक दूसरे से जिस पॉइंट पे मिलेंगे, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गए, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें गति होती है, इसको घूर्णन गति कहते हैं। ये अपने अक्ष पर घूमती है और ये काल्पनिक रेखा हम मान रहे हैं, ऐसी कोई लाइन नहीं है। इतना समझ में आया? चलिए अगला पॉइंट समझिए। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी वाले भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। अर्धवृत्त देखा है, गोला काटते हैं, दोनों बराबर के निकलेंगे, आधे गोले होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या फिर समानांतर रेखाएं कहा जाता है और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अभी देखिए अक्षांश मैंने बताया कैसे कैसे इन रेखाओं को खींचा गया है, काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन इनसे स्थान का भी पता चलता है। और ये कैसे पता चलता है मैं अभी जब देशांतर भी पढ़ा लूँगी तब मैं बताऊँगी इन अक्षांशों का कैसे प्रयोग किया जाता है
किसी स्थिति को पता करने के लिए, कोई लोकेशन ट्रैक करने के लिए, या फिर आप देखेंगे समय भी पता किया जाता है देशांतर और अक्षांश का यूज़ करके। तो आगे समझेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट, और मैं टाइम कॉन्सेप्ट भी आपको बताने वाली हूँ जिनसे प्रश्न बनते हैं वो आप आसानी से, अगर आपसे पूछा जाए 4 डिग्री आगे बढ़ने पे कितने समय में अंतर आ गया, सारी चीज़ें मैं समझाऊंगी। तो ये अब ये सिर्फ अक्षांश समझिए क्या है, बाकी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम है, मैं याद कराऊंगी। अगला पॉइंट देखिए, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो अभी मैंने बताया था ऊपर 90 लाइन खींची जाएंगी, नीचे 90 लाइन खींची जाएंगी। क्यों? क्योंकि पूरा गोला कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आधे की बात कर रहे हैं, 1/4 की बात कर रहे हैं। अंश में माप रहे हैं ना, एक एक डिग्री पे, तो कितने 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, पूरा 180 डिग्री का गोला बनेगा। बस उसी की बात हो रही है और उसी तरह रेखाएं खींची जाएंगी। अब 360 और 180 में क्यों कैसे डिफरेंस आएगा भी देशांतर में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ग्लोब होगा, आप खुद ही सोचिए, ये है, ठीक है। अब इसको 20 से काटेंगे तो ऊपर 180 डिग्री, नीचे 180 डिग्री, 360 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखेंगे अंश कितने बनेंगे, 1 2 3 ऐसे करके जाएंगे तो 90 डिग्री का ही तो कोण बनेगा, और हर एक डिग्री पे एक लाइन खींची गई है, तभी कितनी बन पाएंगी, 90। इसी तरह आपको समझना है बस। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिण में जितनी भी रेखाएं स्थित हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अर्थात आप देखेंगे जो लैटिट्यूड्स हैं, तो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कौन सी होंगी, उत्तर में, और जो सदर्न लैटिट्यूड्स होंगे वो दक्षिण में होंगे। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। आपने देखा होगा कहीं भी लोकेशन लिखते हैं, जैसे कि पृथ्वी में आप देखेंगे जो हमारी भारत की स्थिति है, हमारे इंडिया की जो स्थिति है, उसमें आप देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से हम लोग 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लिखते हैं। ये नॉर्थ क्यों लिखते हैं, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो बस स्थिति बताने के लिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये सब यूज़ किया जाता है। इतना समझ में आया। अगला पॉइंट देख लेते हैं आप क्या दिया गया है। तो अगला पॉइंट देखिए, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव कितने पे आएगा, 90 डिग्री उत्तर, दक्षिण ध्रुव यहाँ पर होगा 90 डिग्री दक्षिण में। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये अक्षांश समानांतर रेखाएं ही हैं, उन्हीं को अक्षांश बोल रहे हैं। पहली उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर बताई थी। फिर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री दक्षिण में। थर्ड है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, जिसे मैंने आर्कटिक वृत्त बताया था। और फोर्थ है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री साउथ में देखेंगे दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। तो पहली इंपॉर्टेंट विषुवत वृत्त 0 डिग्री वाला। सेकेंड इंपॉर्टेंट हो गया उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव। इतना क्लियर हुआ 3, और 4 ये और याद कर लेना। तो ये जो इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा ये सारी आपको पता चल गई। आगे देखिए, कर्क और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्णकटिबंध बोलते हैं। देखिए जैसे ये है, अब यहाँ पर मैंने बताया था ये विषुवत वृत्त हो गया, 23.5 डिग्री ये, 23.5 डिग्री ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनके बीच की बात की जा रही है इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में क्या होगा कि पूरे साल भर में जब बात करेंगे इनके बीच में, तो एक बार जरूर सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊष्मा भी प्राप्त होती पूरे साल भर। इसलिए यहाँ पर जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करेगा, यहाँ पर गर्म ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे इसीलिए उष्णकटिबंध होगा। याद रखिएगा ये चीज़ें, क्योंकि ये फैक्ट्स आगे आपको काम आने हैं जब मैं आगे चीज़ें पढ़ा रही होंगी, जैसे जलवायु पढ़ना है, वनस्पति पढ़ना है, इनमें काम आएगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया उष्णकटिबंध। जिन्हें भी हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, मैं इंग्लिश के भी टर्म यूज़ करती चल रही हूँ और इंग्लिश में भी कवर करा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप दोनों के लिए वेट करें, इससे अच्छा आप एक क्लास में पहले बेहतर ढंग से समझते चलें। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो भाग है उसे टॉरिड जोन या फिर उष्णकटिबंध कहा जाता है। अब देखिए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद
किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है और इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। अभी ग्लोब पे समझाऊंगी, अर्थात इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक जो हमने पढ़ा था उसके बाद कर्क रेखा से आप देखेंगे मकर रेखा के बाद ये वाला बीच वाला लोकेशन छोड़ के जितना भी लोकेशन है उसकी बात हो रही है आर्कटिक वृत्त तक। अभी मैं ग्लोब में समझा दूंगी। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र बहुत ठंड रहता है। यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है क्योंकि सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध अर्थात फ्रिजिड जोन्स कहलाते हैं। अब चलिए एक एक करके समझिए। तो ये ग्लोब आप लोग को सही से दिख रहा होगा। यह है 0 डिग्री विषुवत रेखा या फिर इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोलते हैं और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा बोलते हैं। इनके बीच का जो जोन है वो कहलाएगा उष्णकटिबंध या फिर टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ पर साल भर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको क्या बोले टॉरिड जोन या फिर उष्णकटिबंध। अब इसके अलावा जो ये है आर्कटिक वृत्त और ये रहा अंटार्कटिक वृत्त के बीच ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ माफ़ कीजिएगा यहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त या फिर अंटार्कटिक वृत्त है, इनके बीच का जो जोन है ये टेम्परेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पे जो तापमान है वो मध्यम रहेगा। तो ये वाला जो जोन है ये कैसा है? ये टेम्परेट है या फिर शीतोष्ण कटिबंध है। इतना समझ में आया। अब इन सर्कल से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक यहाँ तक, यहाँ पर सूर्य की किरणें इतनी तिरछी पड़ती हैं कि आप देखेंगे 6 महीने दिन 6 महीने रात हो रहा है, अर्थात 6 महीने तक सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही। अब आप खुद ही देख लीजिए, मान लीजिए ये है सूर्य और ऐसे आप देखेंगे यहाँ पर यूँ प्रकाश जा रहा है और ये है अक्ष, तो कहाँ पर आप देखेंगे इधर तो उजाला हो जाएगा, यहाँ पर 6 महीने का दिन तो हो गया और यहाँ पे नहीं होगा। तो इसी तरह भी मैं आगे कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ये चीज़ें ईजिली मैं क्लियर कर दूंगी। अभी सिर्फ जोन समझिए। तो ये इनके बीच में बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन या फिर शीत कटिबंध कहलाते हैं ये दोनों जोन। तो समझ में आया, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ये सारे हो गए। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये हीट जोन है, ताप कटिबंध है। ये सूर्य की किरणें जैसी पड़ती हैं, जैसा तापमान रहता है उन्हीं के अकॉर्डिंग है। तो अक्षांश रेखाओं का कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अक्षांश रेखाएं समझ में आई हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ आपको डाउट क्लियर हो गए। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो भी आप कमेंट करके बताएंगे कि मैम ये मुझे नहीं समझ में आया, जिसमें भी प्रॉब्लम हुई है, जिस फैक्ट में प्रॉब्लम हुई आप मुझे वो बताएंगे, मैं अगली क्लास में उसको एक्सप्लेन करते चलूँगी। इस बार क्लास ऐसी ही होगी, आपके डाउट के साथ भी मैं चलूँगी, आपसे इंटरेक्ट करते चलूँगी, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते चलूँगी। बस जैसे क्लास चल रही है उसको डेली फॉलो करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ जो प्रैक्टिस वाली क्लास चलती है उसी को देखते हैं, दोपहर वाली क्लास नहीं देख रहे हैं, तो कैसे आप क्वेश्चन कर पाओगे? जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जब आपने थ्योरी पढ़ नहीं रखी है, तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको समझेंगे कैसे आप? उनको समझने के लिए भी पहले आपको उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। इस बार इसलिए ऐसे पढ़ा रही हूँ, मैं चाहती तो लिस्ट लेकर के आती और पढ़ा के बस बात ख़त्म, याद करा देती, पर ऐसा नहीं कर रही हूँ। क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि जो स्टेटमेंट है उनको आप कैसे सॉल्व करोगे अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं होगी, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे। तो अब जो पेपर है कॉन्सेप्ट प्लस फैक्चुअल भी है, दोनों के लिए प्रिपेयर रहिए। जो पढ़ा रही हूँ ठीक वैसे प्रिपेयर करते चलिए और इसके साथ में जो आपने पढ़ रखा है उसे रिवाइज भी करते चलिए। ऐसा तो है नहीं पहली बार आप देने जा रहे हो, अभी तक आपने दिया नहीं है, री एग्ज़ाम है ये, एक बार हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और जो भी बच्चे जुड़ करके पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बताएंगे उन्हें ये कैसा कॉन्सेप्ट लगा, ये क्लासेस कैसे समझ में आई, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको जो मैंने बताया है स्ट्रैटेजी आपको ये सही लगी या नहीं। और जो न्यू है उनके लिए भी मैंने बताया, वो भी बिल्कुल अपनी राय मुझसे शेयर करेंगे। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपको मैं जानकारी देना चाहूँगी कि अगर मैं आज लाइव आती हूँ तो मैं आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दूँगी कम्युनिटी टैब पर और शॉर्ट्स में, या फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। तो अगर रात को लाइव आते हैं तो हम सभी लोग
9 बजे डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे अब आपकी प्रैक्टिस सीरीज़ चलनी है शाम वाली, उसको भी क्लियर कर लेंगे। और कुछ कमेंट्स आए हुए मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं उसको भी वहीं पे डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।